हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज अर्थात सूक्ष्म काय या सूक्ष्म नलिका के बारे में। गाइज, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी प्लास्टिड के बारे में अर्थात लवक के बारे में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भैया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है साथियों कोशिका विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, साइटोलॉजी की 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने 15 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों, ध्यान से सुनना। यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज अर्थात सूक्ष्म काय, या साथियों इसे कहा जाता है सूक्ष्म नली, सूक्ष्म नलिका या सूक्ष्म नली। देखिए साथियों, क्या होता है ये माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय या सूक्ष्म नलिका। आपकी कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत सारी छोटी छोटी सी बिल्कुल नलिकाएं उपस्थित होती है। गाइज, उन छोटी छोटी नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, सूक्ष्म काय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपकी कोशिका होती है और कोशिका में क्या पाया जाता है, बिल्कुल मध्य में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर साथियों क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। और गाइज, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है साथियों कोशिका झिल्ली, जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। गाइज, कोशिका झिल्ली और भैया इस केंद्रक झिल्ली के बीच में ये क्या है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली, ये है भैया केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है साथियों गाढ़ा। इस द्रव को कहा जाता है साथियों कोशिका द्रव। इसे क्या कहा जाता है साथियों, कोशिका द्रव कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी साइटोप्लाज्म में साथियों ये माइक्रो बॉडीज उपस्थित होती है। तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आया साथियों कि ये जो माइक्रो बॉडीज होती है ये कोशिका द्रव में उपस्थित होती है। और भी कोशिका द्रव में साथियों बहुत सारे सेल ऑर्गेनेज उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइक्रो बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया साथियों, वैक्यूल्स हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेज होते हैं। इन सब के बारे में साथियों हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो ये कहाँ उपस्थित होती है साथियों, ये साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव में उपस्थित होती है। बहुत सारी छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडी सूक्ष्म काय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। गाइज, अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए भैया, जो गोल्गी बॉडीज होता है, जो गोल्गी बॉडीज होता है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हम पढ़ चुके दोनों के बारे में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है गाइज, इन दोनों के टूटने से साथियों किसका निर्माण होता है भैया, माइक्रो बॉडीज का निर्माण होता है, सूक्ष्म काय का निर्माण होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण होता है। बोलो, मैंने कहा कि कोशिका द्रव में बहुत सारी छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। और इन नलिकाओं का, इन माइक्रो बॉडीज का निर्माण कैसे होता है साथियों, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से साथियों इनका निर्माण होता है। बोलो, कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। और देखिए बेटा, ये जो माइक्रो बॉडीज होती है साथियों, ये भैया प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, मैंने आपको बताया था साथियों कि संसार में 2 प्रकार की सेल होती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है बेटा यूकैरियोटिक कोशिका।
एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो माइक्रोबॉडीज होता है साथ ही ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण होता है साथियों बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, तो कहने का मतलब साथियों ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई जाती साथियों कौन, माइक्रोबॉडीज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु की कोशिका में माइक्रोबॉडीज होता है तो भैया नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें साथियों तो इसमें जो माइक्रोबॉडीज होती है साथियों ये होती है, और माइक्रोबॉडी सेल के उदाहरण है साथियों जैसे कि एनिमल सेल। एनिमल सेल में साथियों ये माइक्रोबॉडीज होती है, और भैया जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, इन प्लांट सेल में भी माइक्रोबॉडीज होती है भैया। बोलो क्या इतनी बात क्लियर हुई? ओके, और बात करते हैं साथियों, अगर इसके आकार की बात करूं मैं, अगर बेटा साइज की बात करूं, इसके आकार की बात करूं, वैसे पूछा नहीं जाता आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी देख लीजिए 0.3 से लेकर के 1.3 माइक्रोमीटर की होती है साथियों कौन, ये माइक्रोबॉडीज। कहाँ उपस्थित होती है, कोशिका द्रव में होती है। किसके टूटने से बनती है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से इसका निर्माण होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, अर्थात बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें नहीं होती साथियों, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका मतलब यह है साथियों कि प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, और बात करते हैं, अब बात करते हैं भैया कि इसका कार्य क्या है। तो गाइज इसका जो फंक्शन होता है भैया वो क्या है, इसका फंक्शन है भैया ये साइटोस्केलेटन बनाने में सहायक होती है। कहने का मतलब साथियों जैसे हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर का ढांचा किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है, वैसे ही साथियों जो कोशिका का ढांचा होता है, जो कोशिका का ढांचा होता है, कोशिका का स्केलेटन होता है साथियों, वो किसका बना हुआ होता है, तो भैया माइक्रोबॉडीज का बना हुआ होता है, सूक्ष्म का या सूक्ष्म नलिका का बना हुआ होता है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आया नहीं है? आशा करता हूं साथियों अब तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे बारे में जान लेते हैं साथियों, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टरों की एमसीक्यू करवा रखी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिकों पर वीडियो बना रखी है जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो। गाइज आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं साथियों माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म काय, सूक्ष्म नलिका 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। और यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज के प्रकार की। तो गाइज याद रखना ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 पर बात करें तो स्पैरोजोम्स, स्पैरोजोम्स हिंदी में भी सेम नाम है। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो ग्लाइकोजोम्स, और नंबर 3 पर बात करें तो पैरओक्सीजोम्स, इधर ही लिख देता हूं, पैरओक्सीजोम्स। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ भैया मैंने कहा ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर स्पैरोजोम्स, नंबर 2 पर ग्लाइकोजोम्स और नंबर 3 पर पैरओक्सीजोम्स। अब आइए इनके बारे में समझते हैं साथियों। जो स्पैरोजोम्स होता है साथियों इसकी खोज की थी भैया किसने? पर्नर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो ग्लाइकोजोम्स है साथियों इसकी खोज की थी भैया एक बीवज नाम का वैज्ञानिक है, इसने, बीवज। और पैरओक्सीजोम्स की खोज की थी साथियों रोहोडीन ने।
ये वैज्ञानिकों के नाम है। तो यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी खोज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है साथियों, जो स्पेरोजोम्स होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये भैया एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। जो ग्लाइकोसोम्स है साथियों ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये साथियों प्लांट सेल में भी पाया जाता है और भैया एनिमल सेल में भी पाया जाता है। देखिए स्पेरोजोम्स की खोज किसने की? पर्नर ने। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोसोम्स है साथियों इसकी खोज बियोस नामक वैज्ञानिक ने की। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। पर ऑक्सीजोम्स की खोज साथियों रोडिन ने की। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। अब इनके एक एक के कार्य देखिए साथियों। कार्य क्या है? तो ये जो स्पेरोजोम्स होता है साथियों ये भैया सेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है। ध्यान से सुनना, ये कोशिकीय पाचन में सहायक होता है और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। अब मुझे ये बताओ साथियों कि एनिमल सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेज है साथियों जो भैया सेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है या कोशिका के अंदर पाचन में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर आपको पता होना जरूरी है। मैं बता देता हूं साथियों, वो है लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम है भैया। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो साथियों कोशिका के अंदर पाचन में सहायक होता है, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। और ये लाइसोसोम साथियों एनिमल सेल में तो रेगुलरली पाया जाता है, लेकिन भैया प्लांट सेल में कभी कभी पाया जाता है। इसलिए साथियों याद रखना, ये जो स्पेरोजोम्स होता है ये क्या करता है? ये सेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है और इसलिए ही साथियों इस स्पेरोजोम्स को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि भैया एनिमल सेल में जो कार्य लाइसोसोम करता है वही कार्य साथियों पादप कोशिका में ये स्पेरोजोम्स करता है। ये स्पेरोजोम्स भैया एनिमल सेल में नहीं पाया जाता क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है साथियों में। है क्या आवश्यकता बताओ आप? क्योंकि हमारे में तो लाइसोसोम पाया जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ये नहीं दिख रहा है क्या आपको? मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूं, अब दिख जाएगा आपको। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि स्पेरोजोम्स होता है वो कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। किसमें? कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। और लाइसोसोम भी साथियों कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में कभी कभी पाया जाता है। इसलिए भैया याद रखना, पादप कोशिका का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? स्पेरोजोम्स को कहा जाता है। ये स्पेरोजोम्स भैया प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो आप मुझे ये बताओ साथियों कि हमारे शरीर में या हमारे कोशिकाओं में इस स्पेरोजोम्स की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो कार्य कर रहा है वो तो ऑलरेडी हमारे शरीर में, हमारे कोशिकाओं में कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए स्पेरोजोम्स। और इसका मुख्य कार्य क्या है? सेलुलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों ग्लाइकोसोम्स की। तो इसकी खोज बियोस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और इसका कार्य होता है साथियों वसा का बीटा ऑक्सीकरण करने में, बीटा का ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ये वसा का बीटा ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। अब आप कहोगे भैया कि वसा का बीटा ऑक्सीकरण क्या होता है? तो देखिए, जब कभी भी पादप कोशिकाओं के पास यानी कि प्लांट सेल के पास वसा की मात्रा अधिक हो जाती है साथियों, तो उसे भैया ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब ये बताओ, हमारे शरीर में भी तो वसा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होती है। कौन कराते हैं? तो साथियों हार्मोन्स कराते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये जो होते हैं ग्लाइकोसोम, ऐसी बात नहीं है, हार्मोन्स प्लांट सेल में भी होते हैं भैया।
प्लांट कोशिकाओं में यानी कि पादपों में भी हार्मोन होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हमारे शरीर में भी होते हैं हार्मोन, लेकिन हमारे शरीर में ये जो कार्य करता है वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने का, वो हार्मोन करते हैं। लेकिन पादपों में साथियों कौन करता है? ये ग्लाइक्सोसोम्स करता है। इसलिए साथियों इसे भी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, हमारे कोशिकाओं को आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और इसका कार्य होता है जब पादप कोशिकाओं के पास वसा की मात्रा अधिक होती है तो इसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? दो चीजें आपको समझ में आए। तीसरा देखिए, परओक्सीजोम्स, इसकी खोज रोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये प्लांट सेल में साथियों उन पादपों में होता है जिनमें कोशिकीय, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उनमें होता है साथियों ये परओक्सीजोम्स। और ये जो एनिमल सेल में कहाँ होता है ये परओक्सीजोम्स, तो ये आपके लीवर में दिख जाएगा, किडनी में दिख जाएगा। और इसका कार्य होता है साथियों, जो प्रोटीन होती है इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये है भैया इसका कार्य पहला। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो जटिल अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड होते हैं साथियों, उनको भैया ये सरल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यही क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा इधर कर देता हूं कैमरे को ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब आशा करता हूं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। एक बार और रिवीजन करवाता हूं, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, तो भैया उन क्वेश्चनों को देख लेना। मैंने कहा कि माइक्रो बॉडीज होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर स्पेरोजोम्स, ग्लाइक्सोजोम्स और नंबर 3 पर आता है परओक्सीजोम्स। नंबर 1 की बात करते हैं स्पेरोजोम्स की, तो इसकी खोज पर्नर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये प्लांट कोशिका यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसका कार्य होता है साथियों सेलुलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। एक बात, इतनी बात क्लियर है? अब ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेज है साथियों हमारे शरीर में या हमारी कोशिकाओं में जो कोशिकीय पाचन में सहायक होता है? तो आप कहोगे भैया लाइसोसोम। तो जो काम हमारे शरीर में लाइसोसोम कर रहा है वही कार्य पादप कोशिकाओं में कौन कर रहा है? स्पेरोजोम्स। इसलिए ये स्पेरोजोम्स हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में तो ऑलरेडी क्या पाया जाता है, हमारे कोशिकाओं में तो लाइसोसोम पाया जाता है जो सेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता और हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं में ऑलरेडी लाइसोसोम है। तो इसे साथियों पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है, क्योंकि जो कार्य लाइसोसोम करता है वही कार्य स्पेरोजोम्स करता है। तो पादप कोशिका का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पेरोजोम्स कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं में सेलुलर डाइजेशन में कौन सहायक होता है, तो स्पेरोजोम्स होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्पेरोजोम्स होता है। इसकी खोज किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना पर्नर ने की। इतनी बात क्लियर? नंबर 2 पर बात करते हैं ग्लाइक्सोजोम्स की, तो इसकी खोज बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। इसका मुख्य कार्य होता है वसा का बीटा ऑक्सीकरण करना। इसका मतलब क्या है साथियों? जब पादप कोशिकाओं के पास वसा अधिक हो जाती है साथियों, तो उसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये कार्य कौन करता है? ग्लाइक्सोसोम। हमारे शरीर में कौन करता है? ये हार्मोन करते हैं साथियों। नंबर 3 पर बात करते हैं परओक्सीजोम्स की, तो इसकी खोज रोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी साथियों। प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में ऐसे पादपों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और एनिमल सेल में साथियों कहाँ पाया जाता है? तो हमारे लीवर में भी पाया जाता है, हमारी किडनी में भी पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका कार्य होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन करना, या फिर मैं कह सकता हूं कि जटिल एमिनो एसिड को सरल एमिनो एसिड में परिवर्तन करना। आशा करता हूं साथियों माइक्रो बॉडीज आपका समाप्त हो गया है। लगभग मैंने आपको लगभग सारे के सारे ही साथियों सेल ऑर्गेनेज करवा दिए हैं, यानी कि कोशिका के कोशिकांग करवा दिए हैं, कोशिका के अंग करवा दिए हैं। तो हमारे ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। एक वीडियो और आएगी साथियों इस चैप्टर की, जिसमें आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच डिफरेंस करवाऊंगा, अंतर करवाऊंगा। उसके बाद में चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, अगर आपने इस चैप्टर की 15 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए भैया। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत अच्छे से समझाया। आज तो साथियों में थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने ये क्लास जल्दी ही करवा दी। तो थोड़ा आपको समझ में तो आ गया होगा। वैसे आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। बाय।